हेलो भाइयों और बहनों, वेलकम बैक। आज अपन लोग शुरू करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट से। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने स्टोइचियोमेट्री देख लिया था, आज शुरू करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट से। तो कॉपी में छोटी सी हेडिंग डाल लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट वो अपने को देखना है और कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट आप लोग जानते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो किसी रिएक्शन को लिमिट कर देता है, उसके प्रोडक्ट कितना बनेगा उस चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, वो उसकी मात्रा है ना। जैसे अब वो मैं पहले भी कई बार यही एग्जांपल दे चुका हूं, आज भी यही एग्जांपल देके बता रहा हूं कि मेरे पास जैसे ये 3 मार्कर पेन्स हैं और मेरे पास केवल 2 ही कैप है, तो इन दोनों को मिला के जो मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूं वो केवल मैं कितना बना पाऊंगा बेटा, 2, है ना। 2 ही प्रोडक्ट बनाऊंगा। जबकि ये वाला जो रिएक्टेंट था मेरे पास, ये वाला रिएक्टेंट, ये कितना था 3, ये वाला रिएक्टेंट कितना था 2। अगर मैं इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाता तो 3 प्रोडक्ट बन सकते थे, लेकिन इसने क्या किया, इसकी कमी ने, ये केवल 2 ही कैप्स है मेरे पास, तो इसकी कमी ने क्या किया, रिएक्शन के रेट को या रिएक्शन के यील्ड को लिमिट कर दिया। रिएक्शन की यील्ड को लिमिट कर दिया, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। किससे ज्यादा, 2 से ज्यादा। तो किसी भी रिएक्शन में, जैसे अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कराना चाहता हूं तो 3 पेन के लिए मेरे को 3 कैप की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास कैप कितने हैं, केवल 2। तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएजेंट जितनी आवश्यकता होती है उससे कम अमाउंट में होता है, उसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब इसके हिसाब से मेरे 3 प्रोडक्ट बन सकते थे, इसके हिसाब से 2 बन सकते थे, और एक्चुअल में मेरे प्रोडक्ट बने कितने, 2। तो कौन डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना होगा, कौन डिसाइड करता है, बोलिए फिर से, कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट इज एक्चुअली लेस देन रिक्वायर्ड, जो है वो क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट और क्या करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड को डिसाइड करता है। इसमें मेरे पास ये लिमिटिंग रिएजेंट था कैप, है ना। तो रिएक्शन होने के बाद ये रिएक्शन हो गया, कैप खत्म हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाता है। ये रिएजेंट बच गया, ये जो बचा हुआ रिएजेंट है, ये रिएजेंट क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक रिएजेंट और होता है जो क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, जो कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा क्वांटिटी में जो रिएजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट में लिखेंगे भैया, इट इज इन अ लेस देन रिक्वायर्ड एंड दिस इज क्या, मोर देन रिक्वायर्ड। जितनी आवश्यकता होगी उससे ज्यादा होगा। ये कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जा रहा था, एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट ज्यादा था, तो रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहां लिखेंगे लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, ये बच जाएगा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि अपन कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके मेरे पास 12 मोल्स हैं और इसके भी मेरे पास 12 मोल्स हैं, और पूछ रहा है NO के और H2O के कितने कितने मोल बनेंगे। ठीक है, अब अगर केवल एक ही रिएक्टेंट दिया होता तो अपने को ये फॉर्म करने का केवल यही रास्ता होता, यहीं से ही जाना होता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, दोनों दे दिया। तो अगर मुझे NO के मोल्स निकालने हैं तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, इससे और इससे भी निकाल सकता हूं, और आप निकाल के देख लेना, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, और 2 आंसर तो होंगे नहीं इस रिएक्शन में, एक ही आंसर होगा, एक ही चीज बनेगी। तो दोनों में से एक रास्ता सही है, वो रास्ता कौन सा है वो अपने को पता लगाना है। तो उसके लिए अपने को फाइंड करना पड़ेगा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट जो इस रिएक्शन को रोक देगा। समझ में आया, जिसकी क्वांटिटी कम होगी जो इस रिएक्शन को रोक देगा। ठीक है, तो भैया एक तो तरीका यह है समझने का कि जैसे देखो 4 मोल के लिए, 4 मोल NH3 के लिए मेरे को 5 मोल O2 रिक्वायर्ड है। 4 मोल NH3 के लिए 5 मोल O2, तो 1 मोल NH3 के लिए मेरे को क्या रिक्वायर्ड होगा, 5/4 मोल्स ऑफ O2 होगा।
और 12 मोल्स ऑफ NH3 के लिए मेरे को लगेगा 5/4 इंटू 12 मोल्स ऑफ O2। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना 3, ये आ गया आपका 15 मोल्स O2 आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन आपके पास है कितनी O2 क्वेश्चन में? केवल 12 मोल। तो क्या ये पूरा रिएक्शन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? पूरा रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अपन जिसकी क्वांटिटी कम है उसको लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं, है ना? समझ में आ रही बात? तो किसकी क्वांटिटी कम है अपने पास? O2 की। O2 15 मोल रिक्वायर्ड है, अपने पास है कितना? केवल 12 मोल। तो ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। जिसकी क्वांटिटी कम है, लेस देन रिक्वायर्ड है, वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। 15 मोल जो आवश्यकता है 12 ही मोल है, इसलिए O2 क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। एक तरीका ही है, बाकी मैं इसको प्रेफर नहीं करने बोलूंगा आपको। एक और तरीका है अपने पास करने का जो थोड़ा फास्ट है, वो ये है आप एक रेशियो निकाल लें। एक रेशियो निकालने का गिवन क्वांटिटी को डिवाइड कर दीजिए स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी से। गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी, ठीक है? और जिसके लिए लीस्ट वैल्यू आती है वो क्या होगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? जिसके लिए लीस्ट वैल्यू आती है वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे? अब देखिए भैया, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये कितने टाइम्स हो गया? 4 3 जा 12 टाइम्स, 12 टाइम्स हो गया। लेकिन ये तो ये कितने टाइम्स हो गया? देखिए 4 से 12 यानी 3 टाइम्स हो गया। अब अगर ये 3 टाइम्स हुआ है तो इसको भी 3 टाइम्स होना चाहिए। अब अगर ये 3 टाइम्स हुआ, इसको 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15 मोल्स है क्या? नहीं, जितनी आवश्यकता है उससे क्या है? कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, वही चीज अपन यहां इस रेशियो में निकालेंगे, ठीक है? आओ देखो जरा, गिवन क्वांटिटी NH3 के लिए कितनी दी है? 12 मोल। स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी जो आगे लिखी हुई क्वांटिटी कितनी है? 4 मोल। रेशियो मारोगे ये 3 गुना हो गया, ठीक है? इधर आ जाओ, गिवन क्वांटिटी कितनी है इसकी भी? 12 मोल। स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी कितनी है? 5 मोल। डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 2.4 मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। ये 3 टाइम्स है, लेकिन ये 2.4 टाइम्स ही हो पाया, इसलिए इसकी क्या है अपने पास? कमी। अगर ये 3 टाइम करते हैं तो ये भी 3 टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन ये 3 टाइम हो नहीं पाया, इसकी कमी है। और इसकी कमी होने के कारण ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? O2। तो अब अपन सारी कैलकुलेशंस किसके हिसाब से करेंगे बेटा? O2 के हिसाब से। तो आइए जरा देखते हैं O2 के हिसाब से कैलकुलेशन करके क्या हासिल होगा अपने को। 4NH3 प्लस 5O2 से बन रहा है 4NO प्लस 6H2O। इसके 5 मोल्स हैं, इसकी आवश्यकता नहीं, गोली मारो। इसके 4 मोल्स हैं और इसके कितने हैं? 6 मोल। क्वेश्चन में दिए हैं इसके 12 मोल, इसके क्वेश्चन मार्क और इसके क्वेश्चन मार्क। यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है। बहुत आसान है कि 5 मोल O2 से क्या बन रहा है? 4 मोल NO। तो 1 मोल O2 से क्या बनेगा? 4/5 मोल NO। और 12 मोल O2 से क्या बनेगा? 4/5 इंटू 12 मोल्स ऑफ NO। मल्टीप्लाई करोगे 48 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आ गया 9.6 मोल्स ऑफ NO। ये समझ आया कैसे किया? ठीक है। इसी तरीके से अपन ये मिटा दूं, पॉज कर लेना, देख लेना, है ना? मिटा दे रहा हूं मैं। इसी तरीके से अपन दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो आओ जरा, कि 5 मोल, अब इससे इसको फाइंड कर रहा हूं। 5 मोल O2 से क्या बन रहा है? 6 मोल H2O बन रहा है। तो 1 मोल O2 से क्या बनेगा? 6/5 मोल्स ऑफ H2O। और मेरे पास कितना मोल है O2 का? 12। तो 12 मोल O2 से क्या बनेगा? 6/5 इंटू 12 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा 14.4 मोल्स ऑफ H2। समझ में आया? ठीक है, किस तरीके से किया कर लोगे? चल नोट कर लो जो नोट करना हो, और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट अपन खूब सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं इस पे। आ जाइए बेटा। चलिए बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे 20 kg of N2, 20 kg of N2 and 3 kg of H2, 20 kg of N2 and 3 kg of H2 are reacted to produce NH3. 20 kg of N2 and 3 kg of H2 are reacted to produce NH3. Find out the amount of
फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, ठीक है। 20 kg of N2 and 3 kg of H2 are reacted to produce NH3. Find out the amount of NH3 formed. सॉल्व करिए बेटा। चलो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन बहुत फेमस है, N2 प्लस 3NH2 से मिलके बना 2NH3। केजी में बात कर रहा है, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में कर लो, ग्राम में कर लो, किसी में भी कर लो। तो ये हो गया आपका कितना भैया, बोलो 28 ग्राम, है ना। N2 का मास 28 ग्राम, एक H2 का मास हो गया 2 ग्राम, 3 H2 का मास हो गया 6 ग्राम, ठीक है। और इसका मास निकालना है 2 इंटू NH3 का मास हो गया 17 ग्राम, ठीक है। ये आपने स्टाइशियोमेट्रिक अमाउंट लिख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ लिख दे रहा हूं 20 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, 20 भी लिखोगे तो भी चलेगा, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, ये सब ग्राम में हो गया। और यहां लगा दो क्वेश्चन मार्क ग्राम। दोनों दिए हैं। लिमिटिंग रिएजेंट तब निकालना पड़ता है जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स के लिए डेटा दिया हो, एक से ज्यादा डेटा दिया हो। 2 के लिए दिया है तो अपन निकाल लेते हैं गिवन क्वांटिटी, ग्राम में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं मोल में लेना है, डिवाइडेड बाय स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी। हाँ, स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी हो गया 6 ग्राम, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिए, ये क्या बचेगा 1/2 और ये 1000, यानी कितना आएगा बोलो 500 आएगा। और ये आएगा आपका, ये 1/2 आएगा क्या, आधा है क्या, आधा है नहीं, ये आधे से आधा होता तो 14 ही होता ना, ये आधे से क्या है ज्यादा है, तो ये आंसर आएगा मोर देन 500। अपने कोई आंसर निकालना ही नहीं, गोली मारो इसको, हट फिर ये सीखते सीखते। अपने काम का तो ये है, क्योंकि ये कम है तो ये अपना क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसकी मदद से अपन इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, आ जाओ करते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा 6 ग्राम H2 से अपने को क्या मिलता है 2 इंटू 17 ग्राम्स ऑफ NH3 मिलता है। 1 ग्राम H2 से अपने को मिलेगा 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 6 ग्राम्स ऑफ NH3। और कितना था 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम से अपने को मिलेगा 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम्स ऑफ NH3। तो ये 2 3 6 और 6 ये कट गया, 17 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम। अब ऐसे आंसर लिखना अच्छा नहीं लगता, वैसे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप केजी में दिया था, केजी में लिखो आंसर, तो क्या आ जाएगा 17 किलोग्राम, ठीक है जी। डन, नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन लिखना है। हाँ बेटा, अब लिखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। A mixture containing 2 moles each, a mixture containing 2 moles each of H2 and O2, a mixture containing 2 mole each of H2 and O2 is ignited to produce H2O, is ignited to produce H2O. Find out mass of H2O formed. Find out mass of H2O formed. ऑप्शन दिया है 18 ग्राम, 36 ग्राम, 18 ग्राम, 3.6 ग्राम, 1.8 ग्राम और अगला फिर दिया है 3.6 ग्राम, ठीक है। सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए बेटा आ जाइए, सॉल्यूशन देख लेते हैं। रिएक्शन हो जाएगा H2 प्लस O2 गिव्स क्या H2। बैलेंस है क्या, H तो 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है, तो मैं यहां क्या लगाऊंगा हाफ। इसका 1 मोल है, इसका हाफ मोल है। मोल क्यों लिखा, क्वेश्चन में देखो दोनों के लिए मोल दिया है। इसका मैं मोल नहीं लिखूंगा क्योंकि आंसर ग्राम में मांग रहा है। 1 मोल H2O का मास कितना होगा 18 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन में अब जो गिवन क्वांटिटी लिख लेता हूं 2 मोल और क्वेश्चन मार्क ग्राम, ये मेरे को चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, आइए बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी। ये आ गया आपका 2 और ये आ गया 4, ये वाला लीस्ट है और लीस्ट होने के कारण यही क्या होगा आपका H2, क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी, H2 के हिसाब से, जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आइए बेटा, 1 मोल H2 से क्या बन रहा है अपने को 18 ग्राम H2O। क्वेश्चन में कितना मोल दिया है 2 मोल, तो 2 मोल H2 से कितना बनेगा बोलो 36 ग्राम्स ऑफ H2O। बहुत बेसिक, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और करने हैं अपने को, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3।
20 ml of O2 and 30 ml of SO2, 20 ml of O2 and 30 ml of SO2 are reacted. Find the volume of gas. Find the volume of gas remained unreacted. Find the volume of gas remained unreacted. All gases measured. All gases measured under identical conditions. All gases measured under identical conditions. चलिए बेटा आप देख लेते हैं कैसे कैसे करना है. ठीक है, तो 2 moles of SO2 प्लस O2 से मिलके बन रहा है 2SO3. देखो आप यहां मोल्स ले सकते हो डायरेक्टली, जो आगे लिखा है इसको मोल कंसिडर कर सकते हो या वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हो. कंडीशन है ऑल गैसेस शुड बी मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, और हर सवाल में ये दिया ही होगा ऑल गैसेस मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. तो आप इसको लिख सकते हो 2 ml, इसको लिख सकते हो 1 ml और इसको लिख सकते हो 2 ml. बाकी इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं पूछा है. ये हो गया स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट कि 2 ml इसके 1 ml के साथ कंबाइन करेगा. इसका दिया है 30 ml और इसका दिया है 20 ml. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं. गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी. ये आ गया 15 और ये आ गया 20. ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, अब आप लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ये निकालो कि ये कितना यूज हुआ है, एक्सेस रिएजेंट कितना यूज हुआ है. तो 2 ml SO2 के लिए 1 ml O2 रिएक्ट होगा. तो 1 ml के लिए कितना होगा 1/2, और 30 ml दिया है तो 30 ml SO2 के लिए कितना रिएक्ट होगा 1/2 इंटू 30 ml O2, यानी 15 ml O2 यूज हुआ है. 15 ml O2 यूज्ड. अब अपने से पूछ रहा है एक्सेस कितना बचा है, तो एक्सेस O2 लेफ्ट. टोटल आपने ली थी 20 ml जिसमें से 15 ml यूज हो गई, तो 20 ml माइनस 15 ml आपका आंसर आ जाएगा 5 ml क्या हुई अनरिएक्टेड बच गई. ठीक है जी, समझ आया कितना आसान है. एक क्वेश्चन ऐसी वाला और दे रहा हूं मैं, उसको मेरे को सॉल्व करके और दिखा दो. क्वेश्चन लिखेंगे बेटा Ca प्लस O2 गिव्स CaO. Ca प्लस O2 गिव्स CaO. कैल्शियम का मास दिया 8 ग्राम, ऑक्सीजन का मास दिया 10 ग्राम. पूछ रहा है फाइंड आउट मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. फाइंड आउट मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. सॉल्व करेंगे बेटा. तो जो सबसे पहली चीज अपने को यहां चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि क्या रिएक्शन बैलेंस है. क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्शन बैलेंस नहीं किया हुआ है, अनबैलेंस्ड है रिएक्शन. यहाँ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो अपन यहाँ लगा देंगे हाफ. ठीक है, अब 1 मोल कैल्शियम का मास हो गया 40 ग्राम हो गया, और हाफ मोल O2 का मास होता है 32, हाफ मोल O2 का मास होगा 16 ग्राम. ठीक है, अब आ जाओ लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं. मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं यहाँ का, मेरे को पता है क्या था. लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं तो हो जाएगा 8 ग्राम गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी 40 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 10 ग्राम डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी 16 ग्राम. ग्राम से ग्राम कट गया, यह आया 1/5. 1/5 की वैल्यू होगी 0.2, और ये आ गया आपका कितना आएगा ये 5/8, और 5/8 की वैल्यू आएगी 0.6 समथिंग. करोगे तो आ जाएगी 625 आएगी मेरे ख्याल से, है ना. तो ये 0.5 है, ये मिनिमम है. तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट. आपको इसका मास निकालना है जो बच गया O2 का. तो आप लिमिटिंग रिएजेंट से ये पता लगाइए O2 कितना यूज हुआ. तो आइए पता लगा लेते हैं. 40 ग्राम कैल्शियम के लिए अपने को चाहिए 16 ग्राम्स ऑफ O2, तो 1 ग्राम कैल्शियम के लिए अपने को चाहिए 16 डिवाइडेड बाय 40 ग्राम ऑफ O2. ठीक है, और अपने पास कितना है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में अपने पास 8 ग्राम कैल्शियम है, तो 8 ग्राम कैल्शियम के लिए 60/40 इंटू 8 ग्राम O2 रिक्वायर्ड. तो ये 8 से कट जाएगा कितना 5 टाइम्स. 16 डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर आएगा 3.2 ग्राम O2 है जो यूज हुई है. ठीक है, अब मास ऑफ O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो रिएक्शन में बच गया, आपने 10 ग्राम लिया था, आपका यूज में केवल कितना आया 3.2 ग्राम, तो कितना बच गया 6.8 ग्राम बच गया, जो रिएक्शन में भाग नहीं ले पाया. समझ में आया भैया कैसे किया. हो जाएगा ठीक.
तो ये रहा लिमिटिंग रिएजेंट, नोट करिए। अगला टॉपिक शुरू करेंगे अपन। आ जाइए बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे अपन। नया टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। बहुत आसान है, एकदम इजी, इससे क्वेश्चन बनता रहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत मजा आता है बनाने में। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास SO3 गैस है, तो अब SO3 गैस का टोटल मास अगर आप निकालने जाएंगे तो इसमें 32 ग्राम या 32 यूनिट्स क्या है सल्फर के, और 3 × 16 यूनिट्स किसके हैं ऑक्सीजन के। तो टोटल मास आ जाएगा इसका 32 + 48, ये आ गया 80। अब इस 80 में मेरे पास दो चीजें हैं, एक सल्फर है जो कि है 32 और एक ऑक्सीजन है जो बचा हुआ 48। यहाँ पेपर में क्या पूछता है, यहाँ पेपर में पूछता है परसेंटेज निकाल के दिखाइए। बहुत आसान है। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना है, ये क्या हो जाएगा बोलो, मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। परसेंटेज निकालना है, सिंपल। मास ऑफ सल्फर कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है टोटल SO3 का 80 इंटू क्या आ गया बेटा 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये कट गया कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 4 × 10 आपका आंसर आ गया 40% क्या है आपके पास सल्फर। अब दूसरा आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो एक तरीका तो यही है कि मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100 कर लीजिए, और उतना नहीं करना है तो सिंपल दो चीजें हैं, एक का परसेंटेज 40 है तो दूसरे का 100 में से माइनस कर दीजिए, बचा हुआ कितना आ गया 60%, ठीक है। तो बहुत इजी एग्जांपल है। करना क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन बराबर ऊपर क्या लिख रहे हैं अपन लोग, जैसे सल्फर का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो सल्फर का मास लिख रहे हैं, तो ऊपर आप लिखेंगे बेटा मास ऑफ एलिमेंट, ऊपर क्या लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट, नीचे टोटल मास, टोटल मास जो 80 पुट कर रहे हैं 80, वो 80 क्या है इस SO3 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, तो नीचे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास और काय से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। तो परसेंटेज कंपोजिशन बराबर मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। फॉर्मूला नोट कर लो, एग्जांपल लिखने की इच्छा एग्जांपल लिख लो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन बेटा लिखेंगे, 4.5 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, 4.5 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन contains 3.6 ग्राम, contains 3.6 ग्राम of carbon, contains 3.6 gram of carbon. Find out percentage of carbon and hydrogen in the compound. Find out percentage of carbon and hydrogen in the compound. अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, बहुत इजी है। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन बराबर क्या होता है मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका मास, डिवाइडेड बाय क्या टोटल मास इनटू क्या करते हैं बेटा अपन 100। तो मास ऑफ एलिमेंट अपने पास कितना हो गया कार्बन का, परसेंटेज ऑफ कार्बन लिख लेना, कितना मास हो गया उसका 3.6 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 100, डेसिमल हटा दोगे 36 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, 9 के टेबल में लोगे ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 100, 5 के टेबल में काट दोगे 20 टाइम्स, से आ गया 80% कार्बन है, और अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछता है तो कितना आ जाएगा बचा हुआ 20%। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट इज क्लोजेस्ट टू, इज क्लोजेस्ट टू, ऑप्शन दिया है 23.48, दूसरा ऑप्शन दिया है 46.96, तीसरा ऑप्शन दिया है 53.78 और चौथा ऑप्शन दिया है 71.0। जल्दी करो। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज जो है जरूरी है वो ये जरूरी है कि अमोनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है। तो अमोनियम सल्फेट में अमोनियम आयन है NH4 और सल्फेट में है SO4-2, फॉर्मूला निकालोगे NH4 होल ट्वाइस SO4, यह है अमोनियम सल्फेट। इसमें कितना नाइट्रोजन है वो देख लेते हैं, NH4 होल ट्वाइस है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन 2 × 14 बराबर कितना हो गया 28, ठीक है। दूसरा अपने को निकालना है इसका क्या मॉलिक्यूलर मास लगेगा, पूरे मॉलिक्यूल का मास। तो आ जाओ भैया, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 4, 14 और 4 18, 18 2 जा 36, सल्फर का मास 32, 4 ऑक्सीजन का मास 64, ऐड करोगे आप तो ये हो गया आपका 96,
96 और 30 126 और 6 132, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये हो जाएगा मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय mw मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। मास ऑफ नाइट्रोजन 28 डिवाइडेड बाय 132 इनटू 100, तो ये मेरे ख्याल से 4 के टेबल में कट जाएगा। 4 3 ज़ा 12 और अगेन 4 3 ज़ा 12 और ये आ गया आपका कितना 747, ठीक है। और ये हो गया आपके पास में कितना 33 है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया 21% के आसपास। तो इस क्वेश्चन से आपका आंसर आ जाएगा कौन सा बेटा, फर्स्ट वाला। समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा अगला, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस was found to contain 0.032% of sulfur. An organic compound on analysis was found to contain 0.032% of sulfur. The molecular mass of the compound, the molecular mass of the compound, if the molecule contains two sulfur atom, if the molecule contains two sulfur atoms is, पहला है बेटा 200, दूसरा है 2000, तीसरा है 20,000 और चौथा है 2 लाख, ठीक है। तो फटाक से करके देखिए, फिर अपन देखते हैं आंसर। चलिए आइए बेटा अब देखते हैं क्या करना है। तो यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं मास ऑफ सल्फर एटम्स। कितने सल्फर एटम है क्वेश्चन में बोल रहा है? 2। एक सल्फर एटम का मास कितना होता है? 32, तो 2 सल्फर एटम का मास कितना होगा? 32 इंटू 2 यानी 64। 2 सल्फर एटम का मास हो गया 32 इंटू 2 64। परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर हो जाएगा मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू क्या 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर है 0.032, ये दिया हुआ है देखो, है ना। मास ऑफ सल्फर कितना है? 64। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, इंटू हो गया 100, ठीक है। इसको मैं मॉलिक्यूलर वेट को इधर लिख रहा हूं 64 डिवाइडेड बाय, डेसिमल हटाऊंगा 32, 1000 नीचे आएगा, वो 1000 कूद के कहां चला जाएगा? ऊपर, इंटू ये 100 पहले से बचा हुआ है, 64 ये बचा 2 और 1 2 3 4 5 0, तो आपका आंसर आ गया कौन सा बेटा? डी वाला। बहुत इजी इस टाइप के सवाल है। चलो नोट करो, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा अगला, a recently discovered antiviral drug, contains, ये एंटीवायरल ड्रग है कोरोना वायरस वाली, ठीक है, मैं डिस्कवर करके लाया हूं। A recently discovered antiviral drug contains 0.25% of calcium. A recently discovered antiviral drug contains 0.25% of calcium. Find out minimum possible molecular weight. Find out minimum possible molecular weight of the drug. Find out minimum possible molecular weight of the drug. एक बात जो हमेशा याद रखनी है, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट बोलता है तो जिस एलिमेंट की बात कर रहा हो, जैसे यहां कैल्शियम की बात कर रहा है, मिनिमम वेट कब होगा? जब उसका केवल एक एटम हो। एक से ज्यादा एटम हुए तो वेट उसका मिनिमम नहीं रहेगा, फिर वेट बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी मिनिमम पॉसिबल की बात करें, जिस एलिमेंट की बात कर रहा है उसका एक एटम लेना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन लोग, लिखेंगे यहां पर, ये चीज लिख लेना, मार्जिन के ऊपर बहुत काम आएगी बाद में। फॉर मिनिमम, मार्जिन के ऊपर लिखना है इसको, पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल टू क्या? 1, ये लिख लेना, ठीक है। तो यहां से आ जाओ, मास ऑफ कैल्शियम, एक एटम है, एक एटम का मास कितना होगा? 40, तो मास ऑफ कैल्शियम हो गया 1 इंटू 40। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बराबर हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम दिया 0.25, मेरे को ये 1/4 लिखना अच्छा लगता है, मेरा मन 1/4। मास ऑफ कैल्शियम हो गया 40 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। मॉलिक्यूलर वेट को उधर भेज दूंगा, ये हो गया 40 इंटू 4 इंटू 100, 4 4 जा 16 और 1 2 3 0, तो आपका आंसर आ गया 16,000 ग्राम पर मोल। ड्रग का मास कितना होगा? 16,000
ग्राम पर मोल मिनिमम मास होगा, बड़ी ड्रग है। समझ में आया भैया? ठीक, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा, अब अपन लोग निकालना शुरू करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। हेडिंग डालिए कॉपी में, एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत ही भोला और मासूम सा टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। अगर आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए मेरे पास C6H12O6 ग्लूकोज, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाता है हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं। तो यहां नजर आ रहा है कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। एग्जैक्ट नंबर दिखा रहा है। जबकि यही इसका अगर अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो C1H2O1 या कह लो CH2O। समझ में आ रहा है? जैसे मेरे पास में मान लीजिए है H2SO8 मार्शल्स एसिड है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? 2 से कट जाएगा, ये बोलिए क्या आएगा? HSO4। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है C5H10, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? बोलिए CH2। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है। अच्छा, यहां पर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं अपन, उस नंबर को कहा जाता है n। क्या कहते हैं उस नंबर को? n। और ये n निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। ये होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। बहुत आसान है, आप लोग चाहें तो करके देख सकते हैं। मैं भी आपको एक टेबल दूंगा, उस टेबल में अपन निकाल लेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे जब, तो उसका फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। आप लिख लीजिए, मैं अभी समझा दे रहा हूं कैसे आया ये सब। ठीक है। और एक होता है यहां पर जो आपको याद रखना है, वो होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर के 2 फॉर्मूले कैसे आए वो मैं आपको बता देता हूं। ये तीसरा वाला फॉर्मूला ये आया है, बस समझ लो आप, है ना, ऊपर से टपका है, आपको याद रखना है, ज्यादा सोचना नहीं इसके बारे में। ठीक है जी। चलिए ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला, मैं अभी टेबल बना दे रहा हूं, फिर सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, तो इस समय आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को कॉपी में बना लीजिए फटाफट। पहला मॉलिक्यूल लिखा है ग्लूकोज C6H12O6, अगला मॉलिक्यूल है C2H4, फिर है C6H6, फिर है H2F2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आएगा उसका वेट निकालना है। फ्लोरीन का मास होता है 19, जो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। आप लोग फटाक से सॉल्व करिए इसको और फिर अपन इसको देखते हैं और फॉर्मूला कैसे आया सीखते हैं। आ जाइए बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो C6H12O6 6 से कट जाएगा और जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया होगा ये आया होगा CH2O। वैसे ही C2H4 2 से कट जाएगा और आपका फॉर्मूला आएगा CH2। ये 6 से कट जाएगा, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा CH, और ये 2 से कट जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा HF। चलिए मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180। ये सबको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। C2H4 कार्बन, 2 कार्बन का 24 और 4 कितना हो गया? 28। C6 12 6 72 और 6 कितना हो गया? 78। और एक H मतलब 2 H का हो गया 2, और फ्लोरीन का होता है 19 2 38, 30 और 8 और 2 कितना हो गया? 40। ठीक है, इधर आ जाइए। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला को देख के उसका वेट निकालना है। कार्बन का वेट 12 और 2 14 और 16 कितना हो गया? 30। 12 और 2 14, 12 और 1 13, 1 और 19 20। बहुत आसानी से आ गया। ठीक है,
समझ में आ रहा है? अब आप देखिए, अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। CH2O को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो C6H12O6 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं CH2 को, देखना CH2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो क्या आ जाएगा? C2H4 आएगा, आ जाएगा। इसी प्रकार इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो कैसे? 6 से, तो मेरा C6H6 आ जाएगा, और इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से, तो मेरा H2F2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहता हूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस नंबर को क्या बोलते हैं अपन लोग? n। तो आपका फॉर्मूला आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू क्या? n। तो ये आपका पहला फॉर्मूला जो लिखाया था वो मैंने यहां डिराइव कर दिया। ठीक है, अब आइए इधर इसको डिवाइड करिए। 180 को 30 से क्या आएगा आपका आंसर? 6 आएगा। 28 को 14 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? 2। 78 को 13 से डिवाइड करिए, 13 के टेबल में 13 6 जा 78 होता है, 6 टाइम्स आएगा, है ना। और 40 को 20 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? 2। तो ये देखिए, यहां 6 है, ये भी 6 है, ये 2 है, यहां भी 2 है, ये 6 है, यहां भी 6 है, ये 2 है, यहां भी 2 है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो n है जिससे मल्टीप्लाई किया है, वो n कैसे आएगा बेटा बोलो? जब अपन लोग मॉलिक्यूलर वेट को एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड कर देंगे। तो n का फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। समझ में आया बेटा कैसे आया? तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो नोट करिए एक चीज जो यहां ध्यान रखनी है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? ये रेशियो है। क्या दिखा रहा है? 1 मोल कार्बन के पीछे 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन है। एटम्स के नंबर का रेशियो है, याद रखना है। मॉलिक्यूल एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of different elements present in a molecule। नंबर ऑफ मोल का रेशियो है, मोलर रेशियो है। 1 मोल के पीछे 2 मोल के पीछे 1 मोल, मोल का रेशियो है। इसको याद रखना। ठीक है, चलिए नोट करिए। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा अगला। अ कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखेंगे 60 ग्राम, जो उसका वेट दिया है। अ कंपाउंड 60 ग्राम ऑन एनालिसिस गेव, a compound 60 gram on analysis gave carbon is equal to 24 gram, carbon is equal to 24 gram, comma, hydrogen is equal to 4 gram, carbon is equal to 24 gram, hydrogen is equal to 4 gram, and oxygen is equal to 32 gram, and oxygen is equal to 32 gram. Its empirical formula is, ऑप्शन दिया है पहला C2H2O2, दूसरा दिया है CH2O2, पहला दिया है C2H2O2, दूसरा दिया है CH2O2, तीसरा दिया है C2HO2, तीसरा दिया है C2HO2, और चौथा दिया है CH2O, और चौथा दिया है CH2O। ठीक है, तो फटाक से आप क्या करिए, सॉल्व करिए, फिर देखते हैं आंसर इसका। चलिए बेटा अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत इजी है। आ जाइए। अपने को एक चीज जो याद रखनी है हमेशा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बराबर है मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट हैं सबका अपने को क्या ले लेना है? मोलर रेशियो। इसको तुरंत मार्जिन के ऊपर लिख लो, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो, मार्जिन के ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, ये बहुत काम की बात है ना। रफ कॉपी वाले देखेंगे कैसा कर रहे हैं, है ना। चलिए अब अपने पास क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनका मास लिख लेते हैं। तो इनका मास क्या क्या दिया हुआ है अपने को? इसका मास दिया है 24, इसका मास दिया है 4, और इसका मास दिया है 32 ग्राम। इसके मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? 24/2, ठीक है, और 2 कैसे? 24/12, और 2 मेरे दिमाग में आंसर आ रहा था। तो इसके मोल्स कितने आ गए? 2। 12 से क्यों डिवाइड किया? मोलर मास कितना होगा? 12। 4/1 इसके मोल्स आ गए 4, और ऑक्सीजन के मोल्स आ गए आपके कितने भैया? 32/16 बराबर 2।
तो यहां से आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, C2H4O2, मतलब कार्बन के 2 मोल के पीछे हाइड्रोजन का 4 मोल और ऑक्सीजन का 2 मोल है, लेकिन ये अभी भी डिविजिबल है, सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, तो इसको आगे फर्दर डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा CH2O। कौन सा वाला, फोर्थ वाला। समझ में आया कितना आसान है, ठीक है जी। तो नोट करिए, एक चीज जो दिमाग से नहीं निकालनी बाहर, वो क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, उसको याद रखना है, ठीक है जी। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा अगला। अ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 40% ऑक्सीजन बाय मास। अ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 40% ऑक्सीजन बाय मास। मेटल M, मेटल ब्रैकेट में लिखेंगे M, मेटल का सिंबल दिया M, हैज अ रिलेटिव मास, मेटल M हैज अ रिलेटिव मास ऑफ 24, मेटल M हैज अ रिलेटिव मास ऑफ 24. The empirical formula of oxide is, ऑप्शन दिया है पहला M2O3, दूसरा ऑप्शन दिया है M2O, तीसरा ऑप्शन है MO और चौथा ऑप्शन है MO2, ठीक है जी। तो चलिए फटाक से इसको सॉल्व कर लीजिए। आ जाइए बेटा, अब इसको कैसे करना है, बहुत इजी सवाल है ना। पहला ही दूसरा सवाल है, मेटल ऑक्साइड दिया है। अब मेटल ऑक्साइड में क्या क्या चीज होगा, बोलो, मेटल ऑक्साइड में क्या क्या चीज होगा। मेटल ऑक्साइड में एक तो मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन। तो बोल रहा ऑक्सीजन कितनी है, 40%। तो अगर 40% ऑक्सीजन है तो बचा हुआ 60% क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। दो चीजें हैं, एक मेटल हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। अब आपको परसेंटेज दिया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीधा मास दिया था तो आप मोल निकाल ले रहे थे। याद करिए, पिछले वाले क्वेश्चन में एक 60 भी दिया था, उसका टोटल मास दिया था 60, यहां पर लिखा हुआ था। उसका कोई उपयोग किया आप लोगों ने, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप कितना भी मास लेते, अपने को मोल निकालना है, आ जाएगा, कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं। तो आप मान लीजिए कि इस पूरी मेटल ऑक्साइड का मास एज्यूम कर लीजिए 100 है, ये हमने एज्यूम कर लिया। से अगर इसका मास, पूरे का मास 100 है, 400 तो नहीं दिख रहा है रे, हाँ 100 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 60 ग्राम, और इसका मास कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। हर बार यही करना है आपको, परसेंटेज अगर दिया हो तो टोटल मास 100 एज्यूम करके जो परसेंटेज है वही मास में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मास हो गया इसका अपना पास 60, इसका मास हो गया 40, ठीक है। अब अगली बार आप निकालेंगे इसके मोल्स, तो 60 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, क्वेश्चन में रिलेटिव मास दिया है कितना, 24, 60 बाय 24, 6 के टेबल में ये हो जाएगा 10/4 या 5/2, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए अपना पास मास दिया 40 और मोलर मास कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 के टेबल में 5/2, दोनों का मास 5/2 आ गया। अब मोलर रेशियो निकालने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस में मोलर रेशियो निकालने के लिए क्या करें, किसी भी मोल की वैल्यू सबसे कम आए, गौर करिएगा, जिस किसी भी मोल की वैल्यू सबसे कम आए उससे सबको डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। अब तुम बोलोगे सर यहां तो सेम आ रही, तो सेम आ रही तो उसी से कर दो, क्या है, 5/2 बाय 5/2 और 5/2 बाय 5/2, दोनों का रेशियो क्या आ गया, 1 और 1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया M1O1 या कह लो MO। समझ में आया भैया, ठीक है, हो जाएगा। तो इसको नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा अगला, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड containing 50% of element X, ब्रैकेट में लिखेंगे एटॉमिक मास 10 and 50% of element Y, ब्रैकेट में लिखेंगे एटॉमिक मास 20 is, पहला ऑप्शन लिखेंगे बेटा XY, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे बेटा X2Y, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे बेटा XY3, और चौथा ऑप्शन लिखेंगे बेटा X2Y3, तुरंत सॉल्व करिए फिर आगे बढ़े।
तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन, बहुत इजी, ये भी x है और y है, 2 है, दोनों का 50-50% दिया है, तो 50-50 ग्राम अपन एज्यूम कर लेंगे अगर टोटल कंपाउंड को 100 ग्राम में लेता हूं। मोलर मास दिया है इसमें क्वेश्चन में, x का एटॉमिक मास कितना दिया है 10, वही उसका मोलर मास हो जाएगा, तो इसके मोल्स हो जाएंगे कितने 50/10 या कह लो 5। अच्छा, y के लिए मोलर मास कितना दिया है 20, एटॉमिक मास 20 दिया है, तो इसके मोल्स हो जाएंगे 50/20 यानी क्या 5/2। ये मोल्स आ गए। आपको क्या चाहिए रहेगा क्वेश्चन में, मोलर रेशियो। बहुत इजी, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। मोलर रेशियो, मोलर रेशियो छोटा नंबर कौन है 5/2, 5 डिवाइडेड बाय 5/2 आंसर आ गया 2, और 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 आंसर आ गया 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया x2y, ऑप्शन नंबर 2 गोला भी भर दिया। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा अगला। अ कंपाउंड कंटेन्स 69.5%, a compound contains 69.5% oxygen and 30.5% nitrogen. A compound contains 69.5% oxygen and 30.5% nitrogen, and its molecular mass is 92, and its molecular mass is 92. The formula of the compound is ऑप्शन लिखेंगे बेटा N2O, दूसरा लिखेंगे NO2, तीसरा लिखेंगे बेटा N2O4, और चौथा और अंतिम ऑप्शन लिखेंगे बेटा N2O5. A compound contains 69.5% oxygen and 30.5% nitrogen, and its molecular mass is 92. The formula of the compound is N2O, NO2, N2O4 and N2O5. चलिए करिए। अब चलिए बेटा इसको करने का जो एक्चुअल मेथड है थ्योरेटिकल, वो देखते हैं कैसे करना है, फिर अपन अपना ट्रिक वाला मेथड देखेंगे। तो देखिए भैया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिया है और नाइट्रोजन दिया, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले ले रहा हूं। नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया है 30.5, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है 69.5 दिया है। इनके मोल्स निकाल लेते हैं, मास तो यही हो जाएगा 30.5 डिवाइडेड बाय 14 और 69.5 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो ये मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2 से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, निकाल लेते हैं। और चलो 13.5 डिवाइडेड बाय 14, 2 टाइम्स हो गया 28, बच्चा 2 और 5, तो ये हो गया 1 टाइम्स 14, बहुत है 2.1 ले रहा हूं। ठीक है, 69.5 डिवाइडेड बाय 16, 16 4 जा 64, बचा 5 और 5, और ये आ गया कितना 3 टाइम्स, ये हो गया 4.3 टाइम्स। ठीक है जी, ये आ गया दोनों के अप्रोक्सीमेट मोल्स। ठीक, फटाफट वाले। ना अपने को क्या लगेगा बेटा, मोलर रेशियो, तो छोटा नंबर ये है, ये ले रहा हूं मैं 2.1 बाय 2.1 और 4.3 डिवाइडेड बाय 2.1, ये तो 1 आ गया, और ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 2। तो अपना फॉर्मूला क्या आ गया बेटा NO2, ये आया अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। कितना आया NO2। अब आप निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट जो एक्चुअल मेथड है मैं वो बता रहा हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट हो जाएगा 14 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32, 14 और 32 कितना आ जाएगा भैया 46। ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ एन की वैल्यू चाहिए अपने को। एन क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, पीछे फॉर्मूला देखा था, डिवाइडेड बाय क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो ये हो जाएगा आपका 92, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय 46, आपका आंसर आ गया 2, है ना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला है ना, अरे क्या बात है, शायरी चल रही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू क्या था एन। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहां गया बे, ये आया था कितना NO2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ गया N2O4। अब ये आदमी वो करेगा जो हार्ड वर्किंग है, लेकिन आप में से खैर छोड़ो, है ना, तो वैसा मैं नहीं बोल रहा आप लोगों को, अपन स्मार्ट वर्क करने वाले लोग हैं, तो स्मार्ट वर्क अपन कैसे करेंगे, इतना सब तामझाम। एक्चुअल मेथड इसका यही है, करना यही चाहिए, किताबों वाला मेथड यही है, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन अपने क्या मतलब है जी, अपन तो जल्दी चाहिए बस आंसर। तो आप इतना दिमाग लगाओ मत क्या है क्या नहीं है। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 92, यही सारा खेल खराब हो गया सवाल का।
मॉलिक्यूलर मास किसका दिया 92, 4 कंपाउंड है, 4 में से एक का ही मास 92 होगा। आप निकाल के देख लो 28 और 16, 28 और 16 कितना हो गया, इसका आ रहा है 44, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 14 और 32 कितना आ रहा है 46, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 14 दूनी 28 और 64, 28 और 64 92, ये आंसर है। इसका आंसर हो गया ये कितना हो गया 16 5 80, 80 और 28 108, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे निकाल लो, बाकी क्या करना 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल लिखेंगे बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, its chemical analysis gives carbon is equal to 38.7%. Its chemical analysis gives carbon is equal to 38.7% and hydrogen is equal to 9.67%. Hydrogen is equal to 9.67%. Its empirical formula is, पहला ऑप्शन है CH3O, पहला ऑप्शन है CH3O, दूसरा ऑप्शन है CH2O, दूसरा ऑप्शन है CH2O, तीसरा ऑप्शन है CHO, तीसरा ऑप्शन है CHO और चौथा ऑप्शन है CH4O, चौथा ऑप्शन है CH4O। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन उस मेथड से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने नहीं बोला है और मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है ना। तो अब ये तो प्रॉपर मेथड से ही जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज दिया है 38.7, हाइड्रोजन दिया है 9.67। ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकलेगा, यहां निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 में से 38.7 और 9.67 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आओ जरा ऐड कर लेते हैं भैया। 38.7 और 9.67, 7 3 1 18 और 48.37 और 100 में से 48.37 माइनस करोगे तो 51.63% आएगा। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं 51.63। ठीक है, ये हटा देते हैं। नेक्स्ट, मोल्स निकालने, तो मोल्स कार्बन के हो जाएंगे 38.7 डिवाइडेड बाय 12, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आओ निकाल लेते हैं। 12 3 जा कितना हो गया 36, कितना बचा 2.7, पॉइंट लगाओ 2 टाइम्स 24, कितना बचा 3, फिर छोड़ो गोली मारो, कितना आ गया 3.2। बहुत है, एक डेसिमल बहुत है, आगे बढ़ो। 9.67 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 9.6 ही लूंगा मैं तो, है 51.63 डिवाइडेड बाय 16, ये कर लेता हूं मैं। तो ये मेरे को दिख रहा है 3 पॉइंट कुछ आएगा। 51.63 डिवाइडेड बाय 16, 3 जा 48, बचा 3 और क्या बचा 6, तो 2 टाइम्स आएगा 32, तो ये आ गया 3.2। बहुत बढ़िया बेटा। काय से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3.2, इससे डिवाइड कर देंगे। 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2 आपका आंसर आ गया 1। 9.6 डिवाइडेड बाय 3.2, वो क्या बेटा बीच में थोड़ा सा लाइट चले गई थी, है ना, तो इस वजह से छूट गया। 9.6 डिवाइडेड बाय 3.2 कितना हो जाएगा 3 और 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2 कितना आ जाएगा भैया 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया आपका C1H3O1 या कह लो CH3O। कौन सा वाला है जी, पहला वाला। समझ में आया कैसा किया? ठीक है, कर लोगे। तो ये हो गया अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत सवाल कर लिए अपन ने, 4-5 इसके लिए बहुत हैं इतने। ये नोट करो और इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स देखना अपन लोग शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब हेडिंग डालेंगे कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आने वाली चीज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कंसंट्रेशन टर्म्स भी बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो परसेंटेज अपन 3 प्रकार से निकाल सकते हैं। यू आर वेल नोन ऑफ दिस, बहुत अच्छे से निकालते आए हो आप लोग आज तक के। पहला परसेंटेज कहलाता है मास परसेंट, और केमिस्ट्री आप जानते हो बहुत भोला सब्जेक्ट है, मेरे जैसे भोले लोग पढ़ाते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं अपन लोग, वेट परसेंट, मास परसेंट या
वेट परसेंट, मास परसेंट को डिनोट करते हैं m by m परसेंटेज से, वेट परसेंटेज को W by W परसेंटेज से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है जी। m by m परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज निकालना है m by m परसेंटेज का किसी सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं, दो चीजें होती हैं, पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। पहला क्या है? सॉल्यूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट, ठीक। तो परसेंटेज अपन किसी का भी निकाल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन जिसमें सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालेंगे, कुछ में सॉल्यूट का निकालेंगे, लेकिन जनरली अपन किसका निकालते हैं? सॉल्यूट का। जनरली किसका निकालेंगे? सॉल्यूट का। मास का परसेंटेज चाहिए, तो मास का परसेंटेज कैसे आएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? टोटल मास। और बोलिए टोटल मास किसका मास होगा? सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज जो क्वेश्चन पॉइंट है यहां पर जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अपन मास किसी भी चीज में ले सकते हैं, ग्राम, किलोग्राम, है ना, और कुंटल, टन, मेरी तरफ मत देखो, कुंटल, टन में, ठीक है, किसी भी चीज में ले सकते हैं मास, लेकिन बाय कन्वेंशन अपन लोग काय में लेते हैं मास को? ग्राम में। ये वाले मास को भी काय में? ग्राम में, इंटू क्या आ जाएगा? 100 परसेंटेज का। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इस क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, तो एक ऐसी क्वांटिटी है यूनिटलेस क्वांटिटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 ठो स्टार लगा लेना, इसमें भयंकर इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरी क्वांटिटी में, इस m by m परसेंटेज में कहीं पर भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं हुआ है। और अगर वॉल्यूम का जिक्र नहीं हुआ है तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो, मास के साथ टेम्परेचर चेंज, मतलब टेम्परेचर के साथ मास चेंज नहीं होता। अगर वॉल्यूम होता तो वो क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती। इस क्वांटिटी में कहीं वॉल्यूम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और अगर क्वांटिटी में वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो ये क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये आजकल नीट में बहुत पूछ रहा है बेटा कि कौन इंडिपेंडेंट होगा, कौन डिपेंडेंट होगा, इसको ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर काम का है। ये हो गया पहला। आगे बढ़ेंगे। ये पहला परसेंटेज था। दूसरा परसेंटेज है जो ए लिखा था, बी लिख लेंगे अपन लोग। क्या कहलाता है? वॉल्यूम परसेंट, जिसको डिनोट करते हैं V by V परसेंटेज से। सब चेंज हो गया, सब सेम है, यहां केवल मास था, यहां अब उसकी जगह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, और कोई अंतर नहीं है। तो V by V परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या ले लोगे? 100। अब इसी प्रकार आप वॉल्यूम किसी भी चीज में ले सकते हो, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, किलोलीटर, मेगालीटर, जिसमें मन करे उसमें ले लो। लेकिन बाय डिफॉल्ट अपन लोग वॉल्यूम यहां काय में लेते हैं? मिलीलीटर में, और यहां भी काय में लेंगे? मिलीलीटर में। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो ये भी कैसी है बेटा? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी। यहां वॉल्यूम आ रहा है, और यहां अगर वॉल्यूम आ रहा है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। तो ये कैसी हो जाएगी? बोलो कैसी क्वांटिटी है? डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा? डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है। सी, तीसरी जो प्रॉपर्टी है अपने पास, तीसरा परसेंटेज है, ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और क्या? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, या इसी को बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका सिंबल हो जाएगा m by v परसेंट या w by v परसेंट। इसमें क्या है? अपन न्यूमरेटर का तो मास लेंगे, डिनोमिनेटर का वॉल्यूम लेंगे। न्यूमरेटर में सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास लेंगे। डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या ले लोगे? 100।
अब बोलो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास लेना है, काय में लोगे, ग्राम में लोगे, किलोग्राम में लोगे, केजी में लोगे, काय में लोगे, ग्राम में। वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम काय में लोगे, एमएल में। ये कटेगा क्या, नहीं, तो इसका यूनिट क्या आएगा जो आपको याद रखना है, ग्राम पर एमएल। यहां वॉल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और वॉल्यूम आ रहा है इसलिए क्वांटिटी कैसी होगी, बोलो डिपेंडेंट ऑन क्या, टेम्परेचर। कैसी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, इसी m/v परसेंटेज को, ये लिखा हुआ है तीसरा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेंथ कई बार ग्राम पर लीटर में भी निकालते हैं, अगर ऐसे ग्राम पर ml में भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजों को नोट कर लो, और इसके बाद की प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूं, इसके बाद की टर्म्स पढ़ा देता हूं, और फिर न्यूमेरिकल करते हैं अपन। तो वो था बेटा परसेंटेज, बहुत आसान। अगली चीज अपन लोग देखने जा रहे हैं, सेकंड लिखेंगे मोलैरिटी। आप जानते हैं मोलैरिटी सिंबल क्या है, कैपिटल M। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला मेरे साथ लिख लेंगे शॉर्ट में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बोलो इसका यूनिट पूछेगा, यूनिट क्या होगा, मोल का यूनिट क्या होता है, अरे भैया मोल खुद में एक यूनिट है यार, कैसे करते हो, तो क्या हो जाएगा मोल का यूनिट, मोल, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, लीटर, तो इस पूरी क्वांटिटी का यूनिट हो गया मोल्स पर लीटर। अच्छा बोलो वॉल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे सर आप मिटा दिए, अरे नहीं अच्छे से लिख रहा हूं, अब आया नहीं आया, आ गया। अब बोलो वॉल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, करेगा, तो क्वांटिटी लिखेंगे बेटा अगली, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कैसी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है डाइल्यूशन का, डाइल्यूशन का केस मोलैरिटी में भी बनता है, और इसके चाचा का लड़का है नॉर्मेलिटी, उसमें भी बनता है। डाइल्यूशन के केस में जो फॉर्मूला लगाते हैं अपन, वो लगाते हैं कौन सा, m1v1 इज इक्वल टू क्या, m2v2। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, मोल्स चेंज नहीं होते, ये फॉर्मूला याद रख लेना, डाइल्यूशन का केस में काम बन जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, सुना होगा। अगला वाला फॉर्मूला अपन लगाते हैं मिक्सिंग के केस में, जब अपन दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आता है ये फॉर्मूला, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, या ये फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन सब ये जानते हैं, जैसे मैं लिखूंगा सब बताने लगेंगे। m1v1 प्लस क्या, m2v2 बराबर mv1 प्लस v2, इसको सब लोग जानते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, m1 पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दूसरे की मोलैरिटी, दूसरे का वॉल्यूम, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी और फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, कई बार क्या करता है कि इसी के अंदर में मोलैरिटी, मतलब ये मिक्सिंग के अंदर में डाइल्यूशन भी घुसा देता है कि इसको इतना मिलाए, इसको इतना मिलाए, और फाइनल पानी डाल के 2 लीटर पानी कर दिए। तो इतना याद रखना है, जो v1 प्लस v2 है ना, ये ऑलवेज आपको क्या लेना है भैया, फाइनल वॉल्यूम लेना है, ऑलवेज फाइनल वॉल्यूम। जो फाइनली वॉल्यूम बोले यहां पुट कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मिक्सिंग होना चाहिए और डाइल्यूशन तब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बड़ा काम का ही अगली चीज है मोलैलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं किसको, मोलैलिटी को। क्या है फॉर्मूला है, क्या है सिंबल, स्मॉल m। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। काय में लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला डब्बे में बंद करना भूल गया था बेटा, माफ करिएगा आप लोग मेरे को। ये वाला फॉर्मूला भी डब्बे में बंद करना है। हाँ जी, तो ये जो है, ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ध्यान रखना, मैं हमेशा बताता हूं। डिनोमिनेटर में अंतर है, यहां डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, यहां मास है, यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यहां सॉल्वेंट का मास है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। यूनिट पूछेगा परीक्षा में, पूछेगा यूनिट क्या होगा, यूनिट बोलो, मोल का यूनिट, अरे अभी बताया फिर भूल गए, क्या होगा बोलो, मोल्स, और मास का यूनिट क्या दिया है, केजी, तो ये हो गया मोल्स पर केजी। इसके बाद अगली चीज जो है, बोलो यहां पर कहीं वॉल्यूम दिख रहा है आपको, कहीं भी वॉल्यूम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, तो क्वांटिटी कैसी होगी, बोलो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या,
टेम्परेचर, ये क्वांटिटी टेम्परेचर की क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये हो गया। अगली चीज, जो चौथी चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी सॉल्यूशन में भी काम आएगी बहुत, वो है मोल फ्रैक्शन, जिसका सिंबल ऐसे तो काई है, मगर भारतीय मूल के लोग इसको क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। एक्स भी चल जाता है, काई भी चल जाता है। मोल का फ्रैक्शन है, मोल का फ्रैक्शन। ठीक है, अगर एक मिक्सचर है मेरे पास, उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, ए के 2 मोल है, बी के 5 मोल है, तो टोटल मोल कितने होंगे, 5। और ए के मोल का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5, 2/5, और बी के मोल का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/5, 3/5। समझ में आ रही बात? तो आप यहां से मोल फ्रैक्शन को, क्या है ये मोल फ्रैक्शन आया 2/5, कि भाई 2 आउट ऑफ 5 मोल्स आर ऑफ ए एंड 3 आउट ऑफ 5 मोल्स आर ऑफ बी है। तो आप बताओ यहां से ये मोल फ्रैक्शन कैसा है? ऊपर क्या लिखा है, मोल्स ऑफ ए, और नीचे 5 लिखा है। 5 क्या है, टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भूलना नहीं, याद रखना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है जी, हो जाएगा। अब बोलो इसका यूनिट क्या होगा? इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, कैंसल हो जाएगा बेटा। ठीक है, बोलो वॉल्यूम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है वॉल्यूम। और वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो एक क्वांटिटी कैसी होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, टेम्परेचर। कैसी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है ये क्वांटिटी। ठीक है, डन। इसमें एक चीज याद रखनी, अगर एक मिक्सचर में 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए और एक्स बी ऑलवेज कितना होगा, 1। जितने भी फ्रैक्शंस हैं, जितने भी फ्रैक्शन यानी टुकड़े होते हैं, जितने भी टुकड़े हैं सबको जोड़ दोगे तो पूरा 1 हो जाएगा। जरूरी नहीं 2 ही हो, अगर 3 हो, 4 हो, 470 कंपोनेंट हो, सबका सम हमेशा कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन ने 3 चीज और पढ़ ली, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक चीज और बची है, वो पढ़ा देता हूं, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, तो अब जो लास्ट चीज अपनी बची हुई है ना, जो मुझे ध्यान में आ रही, वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन लिखेंगे बेटा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। पीपीएम का जो फॉर्मूला होता है ये परसेंटेज के फॉर्मूले से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो अब जैसे आपका परसेंटेज होता है, मैंने बोला कि किसी क्लास में 60% लड़के हैं, 60% बॉयज हैं, तो इस बात का क्या मतलब है? जेंडर रेशियो खराब है क्लास का? हाँ, वो तो एक मतलब है। बहुत लड़ाई होगी, हाँ लड़ाई तो होती रहती है उस क्लास में। उसका ये मतलब है कि उसमें 100 अगर बच्चे हैं तो 100 में से 60 क्या है, लड़के हैं, और 40 क्या है, लड़कियां हैं। 60 लड़के हैं और 40 क्या है बेटा, लड़कियां हैं। ठीक है जी। तो एक्चुअली परसेंटेज इज पार्ट्स पर 100 में कितना पार्ट है उसको परसेंटेज बोलते हैं। उसी का भाई है पार्ट्स पर मिलियन, ये बताता है मिलियन में कितना पार्ट है। मिलियन जो है, 1 मिलियन, मैं हर बार बताता हूं, 1 मिलियन बराबर होता है 10⁶, है ना। तो अपन वही करेंगे जो वहां कर रहे थे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, और तीसरा फॉर्मूला हो सकता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, तो जैसे वहां परसेंटेज के फॉर्मूले थे वैसे यहां हो सकते हैं। ये वाला इंडिपेंडेंट होगा और टेम्परेचर के, ये डिपेंडेंट होगा और ये भी क्या होगा, डिपेंडेंट। ठीक है जी, समझ आ गया सारा कुछ, ये हो गया। इसके अलावा एक बात जो आपको नोट करके याद रखनी वो ये है, पीपीएम
हर जगह यूज नहीं करते। पीपीएम वहां यूज करते हैं जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, एकदम ना के बराबर सॉल्यूट हो, उन सॉल्यूशंस में अपन लोग पीपीएम का यूज करते हैं, हर जगह यूज नहीं करते। ठीक है, बहुत इनकन्वीनियंट सा है। पीपीएम इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशंस हैविंग ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ट्रेस अमाउंट को याद रखना भैया, ट्रेस अमाउंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसा पीपीएम होता है, इसके चाचा का लड़का एक और है, वो है पीपीबी, जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर बिलियन। मार्जिन के ऊपर लिखेंगे 1 बिलियन बराबर होता है 10⁹9। 1 बिलियन बराबर 10⁹9। तो क्या हो जाएगा बोलो? पीपीबी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹9। ठीक है, इसके अलावा इन सारी जो क्या बोलना चाहिए, सारे टर्म्स हैं, ये जो सारे कंसंट्रेशन के मेथड हैं, इनमें एक दूसरे में जंप करने के लिए ना जाने कितने फॉर्मूले होते हैं। कभी डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, कभी इससे कर दिया, कभी उससे कर दिया, और मैं एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो वेल एंड गुड, कोई तकलीफ की बात नहीं है, आप उसको याद रखिए। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो मैं आपको वो करना क्वेश्चंस के थ्रू सिखा दूंगा। ठीक है भैया, तो इसको नोट करिए और इसके बाद अपन फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं। इसके फटाफट, अपना काम ही मेन है न्यूमेरिकल लगाना, और कोई काम ही नहीं है। नोट करिए, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपने को। 1 लीटर सॉल्यूशन containing 490 gram of sulfuric acid, 1 liter solution containing 490 gram of sulfuric acid is diluted to 10 liters with water. 1 liter solution containing 490 gram of sulfuric acid is diluted to 10 liter with water. What is the molarity of resulting solution? What is the molarity of resulting solution? Solve करिए बेटा। चलिए आइए बेटा, अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 लीटर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो इनिशियली था, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन में 490 ग्राम था, उस पर पानी डाल दिया। तो अब फाइनल सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बोलो? मास ऑफ H2SO4। भाई H2SO4 और डाला क्या? नहीं डाला। तो H2SO4 का मास हमेशा की तरह मतलब शुरुआत की तरह कितना रहेगा? 490 ग्राम, वही रहेगा। अच्छा, लेकिन पानी डाल दिया, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बोलो? 1 लीटर आएगा, 10 लीटर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, क्या निकालनी है बेटा अपने को? मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 490 वेट हो गया, और H2SO4 का मोलर मास होता है 98 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, इसको कर लेंगे अपन। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 49 डिवाइडेड बाय 98, आंसर आएगा 1/2 या कह लो 0.5 मोलर। समझ में आया? कितना आसान है। ठीक है, इजी। चलो शुरू इजी से करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। नोट करो, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन present in 40 ml solution of its 0.1 molar solution is present in 40 ml of its 0.1 molar solution is। पहला ऑप्शन दिया है 4.81 into 10⁻21। दूसरा ऑप्शन दिया है 24.08 into 10⁻21। तीसरा ऑप्शन दिया है 0.408 into 10⁻21, और चौथा ऑप्शन दिया है 6.02 into 10⁻22। ठीक है, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि फर्स्ट और थर्ड में से एक होना चाहिए आंसर। मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अभी, अब करूंगा। चलो आओ देखते हैं। चलिए बेटा, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। नंबर जहां कहीं भी आ जाता है केमिस्ट्री में, नंबर आ गया, आपको क्या चाहिए? मोल चाहिए। याद रखना, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है।
मेरे को चाहिए मोल, मेरे को दी है मोलैरिटी, मेरे को दिया है वॉल्यूम। मोलैरिटी वॉल्यूम है, मोल चाहिए, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन है? आयोडीन। आयोडीन कैसा होता है? I2, इसको ध्यान रखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी हो गई 0.1, ये दिया है। वॉल्यूम हो गया 40 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 1000 से क्यों डिवाइड किया? वॉल्यूम काय में लेना रहता है? लीटर में। ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ क्या है? I2। नेक्स्ट मोल्स ऑफ I एटम्स। देखो बेटा, एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में अपने पास 2 एटम, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 4 इंटू 10⁻³ या 8 इंटू 10⁻³ ठीक है जी, हो गया। अब अपने को नंबर चाहिए, तो नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स, इतने तो मोल है मेरे पास, है ना, इतने तो मोल है। मेरे को एटम्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 8 इंटू 10⁻³ को काय से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 6 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। तो क्या हो गया? 48 इंटू 10⁻20 या 4.8 इंटू 10⁻21। कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट। मैं बोल ही रहा था कि ये दोनों में से एक लग रहा है मेरे को करके, ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा अगला, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH in a 46%, in a 46% m/m 46% m/m aqueous solution of C2H5OH is, ठीक है, ये लिखना है is। चलो सॉल्व कर लो। हाँ बेटा, तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। m/m परसेंटेज दिया हुआ है, m/m परसेंटेज कितना दिया है? 46%। इस बात का क्या मतलब है? या आप ऐसा लिख लो, m/m परसेंटेज ऑफ C2H5OH दिया है। इस बात का क्या मतलब है? m/m यानी 100 ग्राम में, परसेंटेज का मतलब होगा ना 100 में, तो इस बात का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है? 46 ग्राम ऑफ क्या है? सॉल्यूट। 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है? 46 ग्राम सॉल्यूट। 100 ग्राम सॉल्यूशन 46 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है। अब सॉल्यूट कौन है मेरे पास? C2H5OH है, तो इसका वेट आ गया, तो मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं। मोल्स ऑफ C2H5OH, ये हो जाएगा वेट ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय मोलर मास। वेट कितना हो गया इसका? C2H5OH का कितना हो गया? 46। मोलर मास बोलो भैया, C2H5OH का मोलर मास निकालो, कितना होगा? 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना? 30, 30 और 16 46, कितना होगा? 46। यानी इसके कितने मोल हो गए मेरे पास? 1 मोल हो गए। नेक्स्ट, मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना होगा बोलो? मेरे पास टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन था, 100 ग्राम में 46 ग्राम सॉल्यूट था, तो सॉल्वेंट कितना रहा होगा? 100 माइनस 46 ग्राम रहा होगा, माइनस कर देंगे बचा हुआ, तो इसका मास आएगा 54 ग्राम अपने पास वाटर, ठीक। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 54 डिवाइडेड बाय 18, यानी कितने मोल्स होंगे अपने पास? 3 मोल्स। कितने मोल्स होंगे बेटा? 3 मोल्स। समझ में आया? नाउ अपने क्या निकालना है जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय क्या? टोटल मोल्स होगा। अब मोल्स ऑफ C2H5OH, कितने मोल्स है C2H5OH के? देखो बेटा, 1 मोल, टोटल मोल 1 प्लस वाटर के 3, तो आंसर आ गया आपका 1/4 या 0.25। समझ में आया कैसे किया? 46% m/m सॉल्यूशन का मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 46 ग्राम क्या होगा अपने पास? सॉल्यूट। 46% m/m का मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 46% क्या होगा? सॉल्यूट। समझ आई बात भैया? ठीक है, डन। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा अगला। वी हैव a 0.25% m/m solution of urea. We have a 0.25% m/m solution of urea. Express this
एक्सप्रेस दिस इन पीपीएम, पीपीएम में एक्सप्रेस करना है इसको। चलिए बेटा, तो 0.25% एम बाय एम दिया है, एम बाय एम परसेंटेज ऑफ यूरिया बराबर दिया है 0.25%। इस बात का क्या मतलब है, इसको भर ध्यान रखना है। इस बात का मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है 0.25 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 0.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ना बहुत आसान क्वेश्चन है, पीपीएम निकालना है। पीपीएम का फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6 होता है ना। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना मास है सॉल्यूट का बेटा 0.25। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 है। 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा और 2 जीरो इधर कट जाएगा, ये क्या बचेगा 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 या 2500 पीपीएम। समझ में आया कितना आसान है, कर लोगे? ठीक, इजी इजी करते जाओ, फिर अब लेवल बढ़ाता हूं मैं। चलो नोट करो, क्वेश्चन लिखो बेटा। 50 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, क्वेश्चन लिखेंगे 50 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिखेंगे मोलर मास इज इक्वल टू 20। 50 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिखेंगे मोलर मास इज इक्वल टू 20 इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, is dissolved in 450 gram of water to obtain a solution of density 1.25 gram per ml, to obtain a solution of density 1.25 gram per ml, find out molarity, capital M निकालना है, find out molarity of solution की molarity निकालना है। चलिए करिए बेटा। चलिए बेटा आ जाइए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत आसान है ना, कोई बहुत मेहनत नहीं करनी, बना लोगे। 50 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट दिया है, तो आ जाते हैं मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 50 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 450 ग्राम। तो अब मेरे को बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बोलो? 500 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। मास क्यों निकाला? क्योंकि मेरे को डेंसिटी दी है, मेरे को पता है डेंसिटी दी है, मास वॉल्यूम कुछ तो खेल होना है अभी यहां पर, है ना। चलो ठीक, मेरे को क्या निकालनी, मोलैरिटी। तो यहां लिख ले रहा हूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, अरे इतना कहां लिख रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, कितना मास है 50 डिवाइडेड बाय कितना 20, 50 बाय 20 हो गया। नीचे मेरे चाहिए क्या, चाहिए नीचे बोलो, वॉल्यूम चाहिए। मेरे पास है क्या वॉल्यूम? नहीं, मेरे पास क्या मास है और मेरे पास डेंसिटी है। तो मैं आओ चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना 500 ग्राम, डेंसिटी हो गई 1.25 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसल, पलट के चला जाएगा ml। ठीक है जी, यहां तक के इसको लिख रहा हूं 500 इंटू 125 और ये 100, ये डेसिमल हटाया 100 ऊपर चला गया। 125 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा 500, आपके पास आंसर आ गया 400 ml। ठीक है जी, ये बचा आपके पास। अच्छा ये 400 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया जी मैंने। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, इधर बचा है 5/2 और नीचे वाला हो जाएगा 10/4। तो ये हो गया आपका पास 50 डिवाइडेड बाय 8 और आंसर आ जाएगा 6.25 मोल्स पर लीटर। ठीक है जी, समझ में आया कितना आसान है, कर लोगे पक्का हो जाएगा। चलो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, फाइंड मोलैलिटी ऑफ अ 2 मोलर, मोलैलिटी निकालना है, छोटा m निकालना है, बड़ा m दिया है। फाइंड मोलैलिटी ऑफ अ 2 मोलर aqueous solution of glucose, 2 molar aqueous solution of glucose having density 1.36 gram per ml. Find molality of a 2 molar aqueous solution of glucose having density 1.36 gram per ml. फाइंड करेंगे बेटा। चले बेटा, मोलैरिटी दी है अपने को क्वेश्चन में, तो अपन लिखेंगे मोलैरिटी ऑफ, या मोलैरिटी लिखो बस, ऑफ क्या कितनी दी है 2।
क्या है इसका यूनिट, क्या होगा 2 मोल्स पर लीटर। 2 मोल्स पर लीटर का क्या मतलब है, 1 लीटर में 2 मोल, 1 लीटर में 2 मोल, काय के 1 लीटर में काय के 2 मोल। लीटर यानी वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो ये हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन में ये 2 मोल किसके हैं, सॉल्यूट के। 2 मोल क्या हो गया भैया आपके पास, सॉल्यूट हो गया। यहां तक हो गया। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या, केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए अपने पास 2, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मेरे पास वॉल्यूम है और मेरे पास क्या है, डेंसिटी है। बढ़िया है। तो आओ चलो निकाल लेते हैं अपन लोग। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हो गया 1.36 ग्राम पर ml और वॉल्यूम को 1 लीटर लिख दूं क्या, नहीं, क्योंकि ml में है तो मेरे को वॉल्यूम भी काय में लेना चाहिए, ml में। तो ये ml से ml कट गया, ग्राम बचेगा, आंसर आएगा 1360 ग्राम। 1360 ग्राम में आ गया आपका क्या भैया, मास ऑफ सॉल्यूशन। पुट कर दूं नीचे, नहीं पुट कर सकता क्योंकि मेरे को केवल सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, मैं सॉल्यूशन के मास में से क्या घटा दूंगा, सॉल्यूट का मास। तो आ जाते हैं, निकालते हैं अपन मास ऑफ, कौन है बे, ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितने, 2। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180 मैं नहीं बताऊंगा कितना हो गया, 360 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ ग्लूकोज। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, 1360 माइनस 360, ये आ गया 1000 ग्राम। इसको नीचे पुट कर देंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आंसर आएगा 1000 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को काय में करना था उसको, केजी में। तो ये हो गया 2 मोल्स पर केजी। तो किस्मत अपनी इतनी अच्छी कि जो मोलैलिटी दी थी, मोलैलिटी वही मोलैलिटी आई है। ठीक है जी, बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, व्हाट मास ऑफ 75%, व्हाट मास ऑफ 75% m/m solution, what mass of 75% m/m solution should be used to prepare 100 ml, ये 2 बार हो गया to prepare, सो काट दो, 100 ml of 20% m/m, 100 ml of 20% m/m alcohol solution, 100 ml of 20% m/m alcohol solution, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, जिसकी डेंसिटी दी है कितनी, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है जी, चलिए ट्राई मारिए। चलिए बेटा अब अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में जब किसी सॉल्यूशन से कोई दूसरा सॉल्यूशन बनाना हो तो मेरा ऐसा सजेशन है, आप वो लिख लीजिए कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखने जा रहा हूं टू प्रिपेयर, कि मेरे को क्या प्रिपेयर करना है। मेरे को प्रिपेयर करना है 100 ml 20% m/m एल्कोहल सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, कितनी दी है, 1.2 ग्राम पर ml। जहां कहीं भी डेंसिटी आ जाती मैं ये समझ जाता हूं कि या तो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, उसीलिए है। क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं डेंसिटी है, वॉल्यूम है, ml यानी वॉल्यूम हो गया। मैं मास निकाल लेता हूँ सॉल्यूशन का, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हो गई 1.2 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 100 ml दिया हुआ है। ml से ml कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आ गया 120 ग्राम। तो मेरे पास जो टोटल सॉल्यूशन बनाना है उसका मास कितना होना चाहिए, 120 ग्राम सॉल्यूशन का। अब उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट मेरे को इस दूसरे वाले सॉल्यूशन से लेना है जो दिया है। तो जितना सॉल्यूट फाइनल सॉल्यूशन में लगेगा उतना ही मैं इनिशियल सॉल्यूशन से निकालूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन पहले ये पता लगा लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड, कितना मास सॉल्यूट का रिक्वायर्ड है, तो वो मेरे को रिक्वायर्ड है 20% ऑफ
पूरा सॉल्यूशन यानी 20% ऑफ 120 ग्राम, तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120, जीरोस काट दोगे, 24 ग्राम सॉल्यूट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यही 24 ग्राम सॉल्यूट मैं कहां से निकालूंगा भैया? 75% वाले सॉल्यूशन से। तो मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड फ्रॉम 75% m by m सॉल्यूशन, कितना मास चाहिए मेरे को? 24 ग्राम चाहिए। ठीक है, और उसका खुद का m by m परसेंटेज कितना दिया है? 75, और मेरे को उस सॉल्यूशन का मास चाहिए, व्हाट मास ऑफ दिस सॉल्यूशन। मैं इसको मिटा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से m by m परसेंटेज लगाऊंगा। तो m by m परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। m by m परसेंटेज दिया था उसका 75, उसमें सॉल्यूट लेना था 24 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन ही मुझे पता लगाना है, और बाकी का हो गया आपका ये 100। मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड को मैं यहां भेज दे रहा हूं 24 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। 25 के टेबल में 3 टाइम और ये 4 टाइम, और ये आ गया आपका कितना? 8 टाइम्स। 8 4 जा, क्या आंसर आ गया आपका? 32 ग्राम। समझ में आया बेटा कैसे निकाला? ठीक है, तो इस तरीके से करना है। जब कभी ऐसा पूछता है किसी क्वेश्चन में कि इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए उस सॉल्यूशन का कितना मास चाहिए, तो जो बनाना है वो जरूर पहले लिख लें और फिर वहां से वर्कआउट करें अपना प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, द अमाउंट ऑफ वाटर that should be added, the amount of water that should be added to 500 ml, the amount of water that should be added to 500 ml of 0.5 molar NaOH solution, the amount of water that should be added to 500 ml of 0.5 molar NaOH solution to give a solution of concentration, 10 milligram per ml, 10 milligram per ml is 10 milligram per ml is। चलिए सॉल्व करिए। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच तो मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत से अप्रोचेस हो सकते हैं करने के। इसका देखिए एक बढ़िया तरीका है, मेरे पास एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम है इनिशियल वाली की, मतलब मेरे पास M1V1 है। अगर मैं M2 निकाल लूं, फाइनल वाले का M2 निकाल लूं, कंसंट्रेशन दी, इसकी मोलैरिटी निकाल लूं, तो मैं वो डाइल्यूशन के इक्वेशन में लगा के M1V1 इक्वल टू M2V2 करके इसको सॉल्व कर सकता हूं, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे अपन लोग। तो मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी। मोलैरिटी फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, होता है जी। अब बताओ सॉल्यूट कौन है? यहाँ NaOH है, कहीं लिखा था ये NaOH है। इसका 10 मिलीग्राम दिया है, तो इसके मोल्स लिख लेते हैं अपन 10 इंटू 10⁻³ वेट हो गया डिवाइडेड बाय 40, और पर ml यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? 1 ml, तो मैं इसको लिख रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 1000। थोड़ा बड़ा गंदा सा हो गया है, मगर चलो कोई नहीं, कर लेंगे अपन लोग मोलैरिटी। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1000 बाय 1, तो ये -3 और -3 तो कट गया, क्या बचा मेरे पास? 1/4, ये 0 और ये 0 भी काट दिया मैंने, तो फाइनल मोलैरिटी आ गई है M2। ठीक है, अच्छा फॉर डाइल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। फॉर डाइल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है? M2V2। पहली वाली मोलैरिटी कितनी दी है? 0.5 इंटू 500 ml में, बराबर कितना हो गया? ये M2 कितना दिया है? 1/4 इंटू इसका वॉल्यूम चाहिए अपने को। ठीक है, तो 1/4 को मैं 0.25 लिख सकता हूँ, खैर छोड़ो, उधर भेज दूंगा, मैं उधर भेज दूंगा। तो 0.5 इंटू 500 इंटू 4 बराबर V2, ये हो गया 2 इंटू 500 कितना आ गया? 1000 ml, ये आ गया V2। ये फाइनल वॉल्यूम है V2 1000 ml। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पानी कितना ऐड किया है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1। फाइनल वॉल्यूम आया 1000, इनिशियल वॉल्यूम था 500,
तो पानी कितना ऐड किया होगा बेटा 500 ml। बहुत आसान है, कर लोगे? चलो ठीक, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करना है अपने को। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा 100 ml of 0.1 molar 100 ml of 0.1 molar solution of solute A 100 ml of 0.1 molar solution of solute A are mixed with 200 ml are mixed with 200 ml of 0.2 molar are mixed with 200 ml of 0.2 molar solution of B and the final solution is diluted to 500 ml and the final solution is diluted to 500 ml if A and B are non-interacting substance, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है उनके बीच में। If A and B are non-interacting substance, the molarity of final solution is, चलिए बेटा सॉल्व करिए। चलिए बेटा आइए अब देखते हैं अपन लोग। यहां पर मिक्सिंग कर रहे हैं दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग कर रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा बोलो? M1V1 प्लस M2V2 बराबर MV1 प्लस V2। ठीक है, लेकिन ये जो है V1 प्लस V2, अब यहां एक का 100 ml मिला, एक का 200 ml मिला है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी कि यहां पर V1 V2 तो जनरली लिखते हैं, मगर एक्चुअल में इसका सेंस क्या होता है? ये होता है फाइनल वॉल्यूम। जो भी फाइनल वॉल्यूम हो जाए उस सॉल्यूशन का वो है फाइनल वॉल्यूम, है ना। ज्यादातर केसेस में जब अपन डाइल्यूशन नहीं करते हैं, इसमें मिक्सिंग और डाइल्यूशन साथ में कर दिया, ज्यादातर केसेस में जब अपन डाइल्यूशन नहीं करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 के बराबर होता है। लेकिन ये वाले में क्या कर दे रहे हैं अपन? डाइल्यूशन कर दे रहे हैं, तो V1 प्लस V2 के बराबर नहीं आ रहा है फाइनल वॉल्यूम। इसलिए इतना भर याद रखना, लास्ट में यहां पर V1 प्लस V2 की जगह अपने को फाइनल वॉल्यूम लेना है हर बार, चाहे कुछ भी दिया हो। पहला वाला देख लेते हैं 0.1 इंटू 100 प्लस दूसरा वाला देख लेते हैं, ये देखो 0.2 इंटू 200 बराबर M इंटू फाइनल कितना दिया है? 500। ठीक है, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 40 डिवाइडेड बाय 500 बराबर M, तो ये कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 500 या कह लो 0.1 मोलर। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। समझ में आया? ठीक, तो इस प्रकार कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन हो गए। एक टॉपिक अपना लास्ट बचा है, वो है एवरेज मोलर मास का, वो पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा, तो अब अपन लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए, लास्ट टॉपिक है वो है एवरेज मोलर मास। ठीक है, एवरेज मोलर मास। ठीक है जी। अब मोलर मास क्या होता है? एक मोल का मास होता है। ठीक है, इमेजिन करिए मेरे पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में मेरे पास में क्या ले लूं मैं? मेरे पास में 4 ग्राम H2 है, और क्या ले लूं मैं? मेरे पास में 8 ग्राम क्या है आपका? हीलियम है। ठीक है, 4 ग्राम H2 है, 8 ग्राम हीलियम। ठीक है जी। तो टोटल मास कितना हो गया अपने पास? अपने पास टोटल मास हो गया 12 ग्राम, है ना। 8 और 4 12 होता है। ठीक, नेक्स्ट इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ H2 कितना आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा भैया इसका? 2 मोल्स। और मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम का मास कितना होता है? 4, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 2 मोल। तो मेरे पास जो टोटल मोल्स आएंगे वो टोटल मोल्स कितने हो गए बेटा? मेरे पास 4। ठीक है जी। 12 ग्राम का मिक्सचर है जिसमें टोटल मोल की संख्या है 4, 2 मोल H2 के हैं और 2 मोल हीलियम के हैं। ठीक है जी। चलिए, अब व्हाट इज अ मोलर मास? मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास। अपन निकालेंगे एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, इस पूरे मिक्सचर का एवरेज मोलर मास। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? तो अब देखिए आप 12 ग्राम मिक्सचर, या नहीं 12 ग्राम नहीं, 4 मोल मिक्सचर, 4 मोल मिक्सचर, 4 मोल मिक्सचर है, उसका टोटल मास कितना है?
उसका टोटल मास है 12 ग्राम, है जी। तो एक मोल मिक्सचर का मास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 होगा। एक मोल मिक्सचर का मास कितना आएगा 3। ये 12 ग्राम, ये मोल है, तो क्या आ गया 3 ग्राम पर मोल। यानी एक मोल मिक्सचर का मास कितना है 3 मोल, और एक मोल का ही मास क्या कहलाता है बेटा, एवरेज मोलर मास। एक मोल का ही मास क्या कहलाता है, एवरेज मोलर मास। ठीक है, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, है ना, समझाने के लिए था। फॉर्मूला कैसे आया देखते हैं, थोड़ा सही है, छोटा सा है। अब आप देखिए ये जो 12/4 करके मेरा एवरेज मोलर मास आया है ना, तो ये जो 12 है ये क्या है, ये 12 ग्राम था टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ये लिखना जो मैं लिखा रहा हूं, एवरेज मोलर मास बराबर, इतना याद रखना, एवरेज निकालना है। 12 ग्राम क्या है आपका टोटल मास ऑफ मिक्सचर का टोटल मास। ये जो 4 मोल है ये क्या है, 2 मोल H2 के थे, 2 मोल He के थे, तो 4 क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नीचे आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, एवरेज मोलर मास बराबर टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, हो जाएगा, आसान है, कर लोगे। समझ में आया कैसे किया, इसको नोट कर लो इसको, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना अपन शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखेंगे बेटा। अ गैसियस मिक्सचर contains 4 gram O2. A gaseous mixture contains 4 gram O2 and 14 gram N2. 4 gram O2 and 14 gram N2. What is the average molar mass? What is the average molar mass of the mixture? What is the average molar mass of the mixture? सॉल्व करेंगे बेटा। अब देखिए बेटा, बहुत आसान है इसको करना। सबसे पहली चीज अपन निकालेंगे टोटल मास। तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना हो गया, टोटल मास, एक चीज 4 ग्राम है और एक चीज 14 ग्राम है, टोटल कितना हो गया 18 ग्राम। ठीक है, नाउ मोल्स ऑफ O2 कितना दिया है 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा 32, कितना आ गया 1/8 आ गया। ठीक, सिमिलरली अपन निकालेंगे मोल्स ऑफ N2, कितना मास दिया है उसका जी 14, मोलर मास कितना होगा 28, कितना आ गया 1/2। ठीक है, नाउ टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स हो गए आपके 1/8 प्लस 1/2, एलसीएम लूंगा मैं कितना आ जाएगा 8, 1 + 4, तो ये आ गया आपके पास 5/8 मोल्स है। ठीक है जी, अब एवरेज मोलर मास, बहुत इजी, एवरेज मोलर मास क्या फॉर्मूला है बेटा, टोटल मास डिवाइडेड बाय, एवरेज लेना है मास का, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मास कितना आया था जी ये 18 ग्राम, ओह 18 है, 12 लिख दिया मैंने, 18 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना 5 × 8 ऊपर लिख दे रहा हूं, और मोल्स कहां जाएगा नीचे। ठीक है, 18 × 8 हो गया 64 और 144, क्या आ गया 144 डिवाइडेड बाय 5 2, और कितना बचा 44, 28 पॉइंट कितना 8, 28.8। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, 28.8 ग्राम पर मोल हो जाएगा। एवरेज मोलर मास है, O2 का मास होता है 32, N2 का मास होता है 28, आंसर दोनों के बीच आना चाहिए। देखिए 28.8 दोनों के बीच में आ रहा है, समझ में आया, बन गया था। चलिए नोट कर लीजिए, नहीं बना था तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, अ सैंपल ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, अ सैंपल ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कंटेन्स 60% ओजोन बाय वेट। A sample of ozonized oxygen contains 60% ozone by weight. What is the average molar mass? What is the average molar mass of the sample? What is the average molar mass of the sample? चलिए बेटा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन लोग, इसको कैसे सॉल्व करना है। एक मिक्सचर है, मिक्सचर वाला सवाल है, मिक्सचर लिख लेते हैं अपन लोग। इस मिक्सचर में दो चीजें हैं,
एक है ओजोन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, यानी ओजोन वाली ऑक्सीजन, इसमें ओजोन भी होगा और O2 भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। कंटेन 60% ओजोन, 60% ओजोन है तो 40% क्या होगा, ऑक्सीजन। काय का है ये, मास का रेशियो। तो इस टोटल मिक्सचर का मास मैंने मान लिया 100 ग्राम, सपोज करिए 100 ग्राम मान लिया। इसका मास कितना हो जाएगा, 60% है तो 60 ग्राम, और O2 का मास कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। ठीक है जी, मेरे पास दोनों के वेट आ गए। टोटल मास ऑफ द मिक्सचर है मेरे पास। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मास है मेरे पास 100 ग्राम, टोटल मोल निकालना है। शुरुआत कर रहा हूं मोल्स ऑफ ओजोन से। वेट कितना है उसका, 60 ग्राम। ओजोन O3 16 3 जा कितना, 48। 6 के टेबल में डालोगे तो 10 बाय कितना, 8 टाइम्स जाता है मेरे ख्याल से, 10 बाय 8। नेक्स्ट मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 कितने, 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना, 32। ये हो जाएगा कितना, 5/4। दोनों को जोड़ दोगे तो एलसीएम मेरे ख्याल से कितना आएगा, 8। ये हो जाएगा 10 प्लस कितना, अरे एक ही चीज तो है, 10 + 10 तो कितना आ गया, 20/8 मोल्स आ गए इसके। ठीक है, ये हो गया आपके एंड टोटल। ठीक है जी। नाउ एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास क्या फॉर्मूला है, याद रखना है, टोटल मास डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मोल्स। बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको किताबों में लिखे हुए, समेशन ऑफ ये, समेशन ऑफ वो, पागल हो जाओगे। उतना कंजट मत पालो, एक चीज याद रखो, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, सब काम हो जाएगा। टोटल मास कितना लिया था, 100, टोटल मोल कितना आया, 20/8। तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 20 × 8, ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 8 जा 40 ग्राम पर मोल। एवरेज है, ओजोन का मास होता है 48, ऑक्सीजन का मास होता है 32, दोनों के बीच आना चाहिए था, दोनों के बीच आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा अपना ये चैप्टर हो गया है। जितना अपने काम का है फिलहाल वो हो गया है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। इसमें एक इक्विवेलेंट कंसेप्ट बच गया, वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट मैं अगले चैप्टर रिडॉक्स में पढ़ाऊंगा आपको, वही नॉर्मेलिटी भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक डीपीपी आ रही है आपके पास, वो डीपीपी आप जरूर सॉल्व करें। स्टडी मटेरियल अपलोड हो गया है ऐप में, वो स्टडी मटेरियल जरूर सॉल्व करें। ये टाइम है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। आपने भी देखा होगा, मैंने उस पूरे लेक्चर में केवल क्वेश्चंस कराने को ही फोकस किया कि आप क्वेश्चन करते जाइए, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना बढ़िया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ये, तो आप बिल्कुल कोर्स में ऐड हो जाइए, कोर्स में ऐड होइए और हमें इन्फॉर्म करिए। एक लाइव लेक्चर का हम लोग जो लाइव डाउट वाला बोल रहे थे वो उन बच्चों के लिए होगा जो लोग कोर्स में ऐड होंगे, वो लोग लाइव डाउट क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ा के, आशा करता हूं आप लोगों को भी मजा आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए जीवन में। बाय बाय बेटा।